नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर कोई लेखक ये सोचकर दुखी होता है कि समाज उसे और उसकी रचनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो उसे इसके कारणों में भी जाना चाहिए। बल्कि न केवल उसके कारणों में जाना चाहिए, उसके निवारण के बारे में भी सोचना चाहिए। वो ये कहकर नहीं बच सकता है कि उसका काम तो सिर्फ रचना करना है। रचना कर्म और समाज से जुड़ना दोनों ही लेखकीय दायित्व का हिस्सा है। इस बात को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे प्रकाशकों द्वारा लेखकों को ठगे जाने के मुद्दे पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं अणु शक्ति सिंह, चंदन पांडे और शैलेश भारतवासी। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में हिंदी साहित्य और हिंदी समाज के बदलते संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं। सुपरिचित लेखिका सुमन केशरी से बात करेंगे उनके नाटक कंधारी पर। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी अपने वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर में उन झूठों की बात कर रहे हैं जिन्हें कई बार कौमें सच मानकर जीती रहती हैं। अंत में स्त्री रचनाकारों और सरोकारों से जुड़ी डिजिटल पत्रिका स्त्री दर्पण पर एक वीडियो रिपोर्ट। प्रकाशकों द्वारा लेखकों का शोषण कोई नई बात नहीं है। वे उन्हें रॉयल्टी कम देते हैं, किताबों की बिक्री कम बताते हैं या रॉयल्टी देते भी नहीं हैं। मजबूरी का मारा लेखक कुछ कर भी नहीं पाता, कुछ कह भी नहीं पाता। वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी जब ये पीड़ा व्यक्त की तो पूरा लेखक समाज उनके साथ खड़ा हो गया। श्री शुक्ल का आरोप है कि हिंदी के दो बड़े प्रकाशकों ने उन्हें न केवल कम रॉयल्टी दी बल्कि उनकी किताबों के डिजिटल संस्करण भी बिना अनुमति के प्रकाशित करने शुरू कर दिए। हालांकि दोनों प्रकाशकों ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिए हैं, मगर विवाद थमा नहीं है। लेखक और प्रकाशक के इसी रिश्ते पर आज हम बहस करने जा रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं सुपरिचित कवयित्री अणु शक्ति सिंह, जाने माने कथाकार चंदन पांडे और हिंद युग्म के प्रकाशक शैलेश भारतवासी। ताना बाना में आपका स्वागत है। अणुशक्ति जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हालांकि रॉयल्टी से जुड़ा ये विवाद कोई नया नहीं है, हम लगातार इस तरह के एपिसोड सुनते देखते आ रहे हैं। शिकायत प्रकाशकों से हमेशा रही है, प्रकाशक लेखकों का शोषण करते रहे, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब कोई 86 साल का बुजुर्ग कवि इस तरह से कातर स्वर में ये चीजें कहता है और खासतौर पर जब उसकी माली हालत भी अच्छी ना हो और वो कवि स्थापित हो, लेखक स्थापित हो, जिसकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर कसा जाता हो, तब चिंता होती है कि ये वाकई में बहुत गहरी समस्या है। ये जो प्रसंग उठा है विनोद कुमार शुक्ल जी के मार्फत, इसको हम किस रूप में देखें? क्या नए संदर्भ में कुछ अलग तरह से देखा जा सकता है इसको? इस सवाल के लिए शुक्रिया मुकेश जी। आपने एक पंक्ति कही कि प्रकाशकों द्वारा लेखक का शोषण कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ एक प्रकाशक बैठे हुए हैं और वे इतने हिम्मतवर भी हैं कि इस कन्वर्सेशन में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी और वैसे भी हिंदी का ने अपना एक अलग लीग स्थापित किया है, इसके लिए भी मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूंगी। कम से कम आपको ही कुछ लोग फॉलो करें। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि 86 साल का बुजुर्ग और बुजुर्ग ने अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग को कोई मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जब अपनी चिंता मानव कौल को बताई होगी तो वो उसके बारे में कोई हंगामा या किसी पर आरोप लगाना चाहते होंगे। उन्होंने अपना एक दुख बताया, जो दुख हम सब का है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, जो कि कहीं पे मैं काम करती हूँ, नौकरी छोड़ दूं, तो मैं मेरे पास जितने पैसे रॉयल्टी के आए हैं उतने में हफ्ता नहीं चला पाऊंगी। और ये मैं ही नहीं, ये चंदन भी यही बात कहेंगे। लगभग ये हम सब की, मतलब जो हिंदी के लेखकों की ये आम समस्या है। हमने पीछे भी निर्मल वर्मा वाला पूरा देखा था, जिसमें कि उनकी किताबों की रिकवरी वाला भी भेज दिया गया था। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, तो एक हम इस पूरी घटना को एक पैटर्न के तौर पर देखते आ जाते हैं, जिसमें प्रकाशकों के पास उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती चली गई। लेखक जो है वही गरीब का गरीब रह गया। लेखक है, करता क्या है?
वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसके साथ हमेशा रहा, क्योंकि लेखक के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि वो लेखक के साथ कुछ और ना करे। आई मीन उसको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता अपना जीवन यापन चलाने के लिए। हमने विद्रोही जी को देखा है। विद्रोही जी की कविताओं को हम उक्ति सूक्ति बना बना करके टांगते हैं और विद्रोही जी की कविताओं पे बात करते हैं, पर विद्रोही जी का जीवन कैसा था, उनके पास क्या था, रॉयल्टी के तौर पर उनके पास क्या आया। अगर हम यही बात कहेंगे तो वो कह देंगे कविता की किताबें तो बिकती ही नहीं, तो भाई आप छापते क्यों हैं? जब बिकती ही नहीं, आप नई नई कविताओं किताबों के पीछे आप भागते क्यों हैं? तो पूरा का पूरा घटना जो मैं इस पूरे घटनाक्रम को मैं इस तौर पर देख रही हूँ कि सामने एक जैसे कि आप ये देख लीजिए, शोषण और शोषक का एक कंप्लीटली एक लिंक होता है ना, वो लगातार बनता चला गया है, जिसको ब्रिज करने की एकाध कोशिशें हुई बीच में कई बार, और या फिर जिसको डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिशें हुई कई बार, पर वो आवाजें या तो दबा दी गई या फिर उन आवाजों के साथ को कोई मजबूत साथ नहीं मिला। उस वक्त सोशल मीडिया जैसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां पर इतने हंगामे किए जा सके, खड़े किए जा सके। तो इसको मैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपनी पीड़ा बताई, अपनी पीड़ा को जाहिर करना चाहते थे कि 14 नौकर की कमीज और दीवार पर खिड़की रहती थी। बाकी किताबों को छोड़ भी दे, इन दो किताबों, ये तो किताबें लगभग अमूमन हर घर में होती हैं। मैं आपको अपने घर का एक इंसिडेंट बताऊंगी कि 2015 से पहले मेरी भाभी जो है वो पढ़ती नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो सबसे पहली किताब ले गई नौकर की कमीज पढ़ने के लिए मेरे पास से, और उसने कम से कम 5 किताबें बांटी हैं लोगों को। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1100 के संस्करण, तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, मतलब बहुत सारी गुत्थियां आपस में उलझी हुई हैं। जी, कह दीजिए कि लगातार जो चीजें खाई जा रही थी उस पर उनकी पीड़ा ने एक सवाल, क्वेश्चन मार्क तैयार कर दिया। जी चंदन जी, ये सवाल जो विनोद कुमार शुक्ल जी के मार्फत खड़ा हुआ है, ये सवाल बार बार खड़ा होता रहा है, और बार बार इसको, ये जो रिश्ता है प्रकाशक और लेखक का, इसको परिभाषित करने की, इसको पारदर्शी बनाने की, इसको थोड़ा सा अनुशासित करने की कोशिशें होती रही, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। इसमें लेखकों की कमजोरी रही है या प्रकाशकों की कमजोरी रही है? लेखक तो एक बेचारा जीव जैसा रहा है, वो इसी में एहसान से दब जाता है। अगर कोई अच्छा प्रकाशक उसकी रचना छाप दे, भले ही रॉयल्टी न दे, कम दे, उस स्थिति में भी जो निर्भरता है लेखक की प्रकाशक पर, क्या यही इस शोषण के जाल की मुख्य धुरी है? मुझसे पूछा है ना आपने? जी जी। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ है, इसको मैं उस लेंस से नहीं देख पा रहा हूँ, शोषण और शोषक वाले से। ये, और कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने रेटरिक को चेंज भी करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो जैसे मान लीजिए लेखक ने कहा कि उसे रॉयल्टी कम मिली है। पहली बात तो कि लोग ने कम पे ध्यान नहीं दिया, नहीं मिली वाले पे ध्यान ज़्यादा दे दिया। तो उसके जवाब में प्रकाशकों ने अपना दिखा दिया कि भाई हमने आपकी इतनी किताबें छापी थी। तो वह कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद क्या होते हैं कि विवाद होता है, फिर विवाद बढ़ता है, फिर विवाद गहराता है, तो वह एक क्लोज चैप्टर हो गया। मेरे लिए इस पूरे प्रसंग में एक बहस का एस्पेक्ट ये दिखा कि जब लोगों ने कहना शुरू किया कि एग्रीमेंट, कि भाई हमने तो एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि विनोद कुमार शुक्ल ने एग्रीमेंट न किया होगा, उन्होंने भी एग्रीमेंट किया होगा। और वे दोनों प्रकाशन जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं एग्रीमेंट और अपने चीज़ों को निभाने के मामले में। तो इसलिए मैंने, और पहली बार जबकि 4 किताबें मेरी खुद हार्ड कॉपी में, मतलब पेपर में, और 2 ऑनलाइन बिंज में किताबें छपी हैं। 6 एग्रीमेंट मैंने भी साइन किए होंगे, लेकिन पहली बार मैंने एग्रीमेंट को सीरियसली पढ़ना शुरू किया कि आखिर में एग्रीमेंट को लेकर प्रकाशक इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। एग्रीमेंट तो दोनों का हुआ है, सो व्हाई पब्लिशर इज यूजिंग दिस एज फोर्ट। वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट क्यों है अपने एक एग्रीमेंट को लेकर। और तब मैंने पाया कि इस पूरी बहस में अगर कोई गुंजाइश निकलती है
तो वह एग्रीमेंट पे ही है। हालांकि इसको डिरेल करने की भी कोशिशें हुई कि छोटे प्रकाशकों पे बात करो, नए प्रकाशकों पे बात करो। मतलब ये भी बात आई कि जब भी कोई बात आती है तो राजकमल और वाणी पे ही बात होने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जो चमकते सितारे होंगे, जब आप फिल्म इंडस्ट्री की शिकायत करते हैं तो सबसे पहले अमिताभ की शिकायत करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो चमकदार लोग हैं भाई, फूल भी उनके पास आएगा और कीचड़ भी उन पे आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। मैंने अपनी बातचीत में जो भी मैंने लिखा, तो एक चीज मैंने कॉन्शियसली थोड़ा सा रखा कि मुझे इसको डिबेट की शक्ल देनी है, बहस का ही रूप है ये। और उसमें मैंने पाया कि एग्रीमेंट जो है वो की कंसर्न है, और एग्रीमेंट जो है वो पब्लिशर्स की तरफ टिल्टेड नहीं है, बेंड है। वो पूरा पब्लिशर का लैंग्वेज है, वो पब्लिशर का माउथ पीस है एग्रीमेंट। वो जो एग्रीमेंट की डिक्शनरी वाली परिभाषा होती होगी, जिसमें बराबरी की बात होती है या सहमति की बात होती है, तो सहमति के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर सबूत है तब तो सहमति मानी जा सकती है वो, लेकिन वो पूरा उसका स्ट्रक्चर प्रकाशक के फेवर में होता है। और यही शायद वो पॉइंट है। इसी बिना पर सब लोगों ने कहा कि हमारे तो इतनी किताबें छपी हैं, आपका ये एग्रीमेंट है, आपका ये हिसाब है। आप एक और बात ध्यान देंगे कि अगर एग्रीमेंट वगैरह वाली बातें इतनी फुल प्रूफ होती तो भी या तो रिस्पेक्ट में या चाहे जैसे भी, किसी प्रकाशक ने ये नहीं कहा कि हमने इतनी किताबें छापी इसलिए आपको इतनी ही रॉयल्टी दी। सब अपनी बात यहीं पे खत्म कर देते हैं कि हमने इतनी छापी, हमने इतनी छापी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये कब हुआ कि रॉयल्टी जो कभी किसी जमाने में 15% पे तो मैंने ही साइन किया हुआ है, तो मुझसे पहले के, बहुत पहले के लोग हैं ये लोग, वो रही। अच्छा, लोग कहते हैं कि हार्ड बाउंड पे 15%। सवाल है कि भाई जिस समय जिस दौर पे जो चीज है उस दौर के हिसाब से छपी है। पहले के जमाने में हार्ड बाउंड ही छपता था, और उसमें भी प्रकाशकों की ही जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी अच्छी किताबों की, मतलब ये एक ऑफ बीट बात है, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी किताबों के लिए हम लोगों ने 4-4 साल वेट किया कि पेपर बैक आएगा तो पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय 2003 में 4 में जब हम लोग बीए में थे, तो एक एक उपन्यासों के दाम 375 और 475 रुपए हुआ करते थे। उस समय ये एक बड़ी वैल्यू थी। तो सवाल ये है कि ये जो एग्रीमेंट बनता है वह किसके लिए बनता है? रॉयल्टी का परसेंटेज, मैं थोड़ी बात को यहाँ पर अपना एक सेप दे दूं कि रॉयल्टी के परसेंटेज से लगाए दूसरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरीके से बिल्टअप हैं कि आपको पब्लिशर, जैसे अब मान लीजिए ट्रांसलेशन की बात है, तो ट्रांसलेशन में पब्लिशर कहता है कि ही विल हेल्प यू, ही विल सपोर्ट यू, लेकिन कायदे से न उनका वैसा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें सपोर्ट करेंगे। वो उनका एक सहृदयता होती है, लेकिन उसके बदले आपको जब भी ट्रांसलेशन की बात करनी है तो पब्लिशर के पास जाना होगा। मतलब साइन वो करेगा, ही विल गिव यू द ऑर्डर कि आप जाओ इसको अनुवाद कराओ, अल्टीमेट ऑर्डर। मंचन, सिनेमा, तो वो रेशियो चाहे जो भी हो, 80-20 का हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन सारे अधिकार किताब पे तो दिखता है सी इंटू सर्किल कॉपीराइट लेखक, लेकिन एग्रीमेंट में वो सारा कुछ प्रकाशक के पास होता है। अभी एक और बात, इसमें लोग कह रहे हैं कि आप नेगोशिएट कर सकते हो। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन नेगोशिएशन की नौबत क्यों आए? क्यों ना ये चीजें शुरू से ओपन में रहें? पहली बात। दूसरी बात, ऐसा क्या कोई सिस्टम डेवलप हो सकता है कि एग्रीमेंट लेखक बनाए और उस पर हस्ताक्षर प्रकाशक करे? तो मेरे लिए इस पूरे मामले में बहस का मुद्दा ये रहा, और मैंने इसी पर अपने आप को फोकस रखा है। जी शैलेश जी, एक मुद्दा तो एग्रीमेंट का आपने बताया चंदन जी ने, लेकिन सवाल यह है कि एग्रीमेंट भी होते हैं, इसके बावजूद ये पता नहीं चलता कि सचमुच में प्रकाशक जितनी प्रतियां छापने की बात कर रहा है उतनी ही छापी गई हैं, उससे ज्यादा छापी गई हैं। रॉयल्टी जितनी की दी जा रही है उतनी ही छापी गई हैं या नहीं छापी गई हैं। एक जो ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पर भी होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। तो कम छपी बताकर कम रॉयल्टी देना, ये भी एक प्रवृत्ति प्रकाशकों में रही। हम इन दो प्रकाशकों की बात नहीं कर रहे, हम एक जो पूरी इंडस्ट्री का, प्रकाशन इंडस्ट्री का एक रवैया है, जो चलन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी?
देखिए, जो मैं अपनी टिप्पणी देने से पहले चंदन जी वाली बात को एक लाइन में मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना चाहिए कि लेखक एग्रीमेंट बनाए और प्रकाशक साइन करे, ठीक है? कोई भी एग्रीमेंट बना सकता है और कोई भी साइन कर सकता है, मतलब ये तो कहीं का कानून नहीं है और ये सब चलन का मसला है। लेखक अपना एग्रीमेंट बनाए और अगर प्रकाशक उस पे उसकी सहमति है तो वो साइन कर सकता है। असल में जो एग्रीमेंट है वो दो लोगों के बीच की सहमति है कि मतलब ये पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। अगर कोई एक व्यक्ति उसमें से मान लीजिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा शातिर है, थोड़ा चालाक है, तो वो कोशिश करेगा कि जो बिंदु हैं वो उसकी तरफ अधिक टिल्टेड हो, जैसा कि इन्होंने बोला बेंड हो, है ना? लेकिन अगर आप सजग नहीं है, चाहे प्रकाशक सजग ना हो, है ना, या लेखक सजग ना हो, तो चूक हो सकती है। पहली चीज, हम किसी से भी इतनी ज्यादा सदाशयता या इतनी ज्यादा मतलब भलमनसाहट की उम्मीद करें कि हम उसमें मूर्ख साबित हों, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, चाहे वो लेखक कर रहा हो चाहे प्रकाशक कर रहा हो। आपने दूसरा सवाल किया कि मतलब जो रॉयल्टी देने की बात है कि जितनी प्रतियां छपी कुछ, रॉयल्टी कुछ दी गई। तो देखिए, ये कोई तरीका भी नहीं है मुकेश जी, मतलब सभी मतलब कहीं पे भी ये तरीका नहीं है कि हम ये जान सकें कि भाई जो रॉयल्टी दी जा रही है वो ठीक है या नहीं है। तो हमेशा से ही ये रिश्ता असल में भरोसे का है और ये ऐसा काम है कि जिसमें आमतौर पे प्रकाशक पूरी दुनिया भर में ही बेईमान दिखते नजर आते हैं। मतलब वो जो बड़े कॉरपोरेट प्रकाशक हैं उनके साथ आप अधिक यकीन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि उनके यहाँ अगर एक प्रति भी समीक्षार्थ भी कहीं भेजी जा रही होगी तो वो भी ऑडिट का हिस्सा होगी, है ना? अगर वो नहीं है ऐसा तो आप आमतौर पे उस पर अविश्वास करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए थर्ड पार्टी पे हमेशा भरोसा किया जाता है दुनिया भर में हर चीज में। जैसे मान लीजिए अगर अभी कोई सरकार है, वो अपना जो कहीं का सर्वेक्षण करेगी और अपना डेटा देगी, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, आप हमेशा थर्ड पार्टी पे यकीन करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि भाई वो तो अपनी चीजों को सही बताएंगे या अपने पक्ष में बताएंगे। उसी तरीके से हम जो डेटा दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, उससे अधिक अगर किसी को मान लीजिए भरोसे के आसपास पहुंचना है तो हमेशा थर्ड पार्टी का क्या यकीन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया भर में निल्सन के डेटा को लोग एक मतलब एक रेफरेंस मानते रहे हैं। इंडिया में भी ये माना जाता है कि कोई किताब अगर मान लीजिए 500 कॉपी बिकी निल्सन के डेटा में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसकी कुल मिलाकर के इधर उधर जो जिनको वो ट्रैक नहीं कर पाता है जिन बिक्रियों को, तो उससे 2.5 गुना प्रतियां बिकी होंगी या 3 गुना, मतलब 2.5 मैक्स मतलब मिनिमम है और 3 मैक्सिमम है। मतलब एक मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आप अगर जैसे मान लेते हैं कि हम चूंकि प्रकाशकों का नाम लेना ठीक नहीं होगा, हम अंग्रेजी के भी प्रकाशकों का एग्जाम्पल ले लें। यहाँ अंग्रेजी हिंदी का कोई अंतर नहीं है, ये हमारे दिमाग का भी एक कह सकते हैं कि दोष है कि हम इस तरह से बायस तरीके से सोचते हैं कि हिंदी के प्रैक्टिसेस गलत हैं, अंग्रेजी के प्रैक्टिसेस अच्छे हैं। वहां पे भी लोगों का उतना ही बड़ा दुख है जितना बड़ा दुख यहाँ पर है, क्योंकि हम को पब्लिशिंग में अंग्रेजी पब्लिशर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन वहां पर यह है कि अगर कोई डेटा दिया जा रहा है कि आपकी किताब की 700 प्रति बिकी है, और तो आप देखेंगे कि आमतौर पे निल्सन पे वही डेटा 200, 250, 250 कॉपी का हो, यानी एक तरीका ये भी है। तो मैं फिर से बात पे लौटता हूँ कि ये असल में एक भरोसे का ही रिश्ता है और इसको जांचने के यही सब तरीके हो सकते हैं। अगर कोई किताब बिक रही है तो वो निश्चित तौर पे समाज में दिखाई भी पड़ रही होगी। मतलब जैसे अभी अनुशक्ति ने कहा कि नौकर की कमीज या दीवार में एक खिड़की रहती थी किताब जो है ज्यादातर हिंदी पाठकों के बीच होगी, तो वो इस बात का द्योतक है कि वो किताब बिकती है। लेकिन अगर ऐसी भी बहुत सारी किताबें होंगी जो हम मित्र समूह में लोग जानते तो हैं, लेकिन सामान्य पाठकों में उसके बारे में कोई हवा नहीं होगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अगर उस लेखक को भी ये उम्मीद है कि उसकी रॉयल्टी लाखों में हो, तो ये उसकी भी एक ऐसी उम्मीद है जो मतलब मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जांचने के। और लेकिन जो प्रकाशक कह रहा है, देखिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रकाशक बेईमान ही है। जैसे मान लीजिए हम अपने बहुत सारे लेखकों को लाखों में लॉयल्टी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे उन लेखकों को में से किसी को मन में बात आती हो कि प्रकाशक मेरा रॉयल्टी चोरी कर रहा है। तो इस चीज को लेकिन हम एक प्रकाशक इस चीज को दूर करने की कोशिश कर सकता है कि कैसे उसके लेखक का भरोसा उस पर अधिक से अधिक जमे,
उसके साथ कैसे आप कम्युनिकेट करें कि वो आपके ऊपर भरोसा करे, और कोई तरीका नहीं। जी। अरुण शक्ति जी, ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी ने कहा कि ठगी हो रही है लेखकों के साथ, ये एक शैलेश जी कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक ईमानदार रिश्ता हो तभी एक गुंजाइश है कि दोनों के बीच में एक तालमेल बने और इस तरह के विवाद ना खड़े हो। लेकिन जो चंदन जी ने कहा कि जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी प्रकाशक से बात करते हैं तो आपका पलड़ा हमेशा झुका रहता है, आप उस पर निर्भर हैं। हो सकता है कि 2, 4, 10, 20 ऐसे बड़े लेखक हों जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाशक उनके पास आते हैं कि आप अपनी रचना दीजिए, लेकिन सामान्य तौर पर आज जो नए हैं और कल को जो वरिष्ठ हो जाएंगे उनकी डिपेंडेंसी रहेगी। क्या कोई लेखक समाज संगठित होकर खुद एक इस तरह का सिस्टम बना सकता है जिससे बार्गेनिंग पावर लेखकों के पास आ जाए? लेखकों के, क्योंकि बहुत सारे लेखक एग्रीमेंट पढ़ना नहीं जानते, समझते नहीं है, एग्रीमेंट को लेकर किसी वकील से नहीं मिलेंगे कि भाई इसमें ये है कि नहीं है। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप की जा सके तो क्या ज्यादा कारगर हो सकती है इन विवादों से बचने के मामले में? मुकेश जी, मैं एक चीज मानती हूँ कि मैन्युफैक्चरर, हमारे इस केस में जो लेखक और प्रकाशक के केस में मैन्युफैक्चरर, बेसिक मैन्युफैक्चरर लेखक होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके हित का ख्याल रखना। आप चाहें आप तो हैंडलूम में जाएं या फिर पावरलूम में या फिर जिस भी हस्तकरघा किसी भी चीज में आप जाएं, तो जो अब एक नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है उसमें ये ध्यान दिया जा रहा है, इस पर बल दिया जा रहा है कि जो लोग बेसिक जनरेटर हैं, जो लोग मेन जनरेटर हैं, उनके पास उनके किए हुए काम का सबसे मौलिक, सबसे अच्छा और सबसे अधिक वाला प्रतिशत जाए। दूसरा हिस्सा होता है वितरण विपणन का। सिंस किताबें जो होती हैं वो लेखकों की बौद्धिक संपदा होती है उसमें, और ये बात चंदन भी बहुत बार लिख चुके हैं कि हम अगर लिखेंगे नहीं तो क्या आप खाली पन्नों को छापेंगे? तो आप खाली पन्नों की मार्केटिंग, वितरण या विपणन नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेखकों के बारे में, अब ये देखिए, लेखकों के बारे में ये एक आम राय बन गई है कि चूंकि ये खुद बहुत बौद्धिक होते हैं, खुद बहुत जानने वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो ये अपनी चीजें हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट है, जो कि पावर है, अथॉरिटी है, अन्य सेक्टर में वो ख्याल रखता है। ऑल्दो अथॉरिटी हमें अक्सर बायस्ड भी होता है, पर फिर भी अथॉरिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका ख्याल रखना। लेखकों के केस में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। एक ऐसे ही पोस्ट पर हमारी और चंदन की बात हो रही थी संभवतः कि हमारा एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, राइटर्स कोऑपरेटिव होना चाहिए, ऐसा ही कुछ ना चंदन आप कह रहे थे संभवतः? जी, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हमारे लेखकों का ही कोई अगर संगठन हो जो ये सारी चीजें तय करने लगे। पढ़ा था कोऑपरेटिव जैसा। देखिए, मुझे कोऑपरेटिव जैसी बात नहीं समझ में आती है। मुझे ये समझ में आता है कि इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेखक संगठन बना करके काम करने से पहले कम से कम आप शुरुआत में तो 2-4 लोग साथ आए, 2-4 लोग तो बातें करें। Until you have not started to speak, how would you gain a support? तो आप अगर एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके साथ 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, 3 व्यक्ति बोलने लग जा रहे हैं, तो कम से कम 3-4 लोग साथ में आए। संगठन बनना ना बनना बात की बात होती है। आवाज और स्वर जो है वो बहुत आवश्यक है। तो आप एक, मतलब इट्स नॉर्मल, इट्स डेमोक्रेसी, राइट, कि एक बल को आप आवाज नहीं देंगे, उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी ऑल इन वेन। संगठन जैसी चीजें, इट विल बी, देखिए हर संगठन का अपना एक प्रयोजन हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। मुझे लगता है कि हर संस्था जो है अपने उद्देश्य से डेविएट हो जाती है। मेन बात ये क्या है कि कुछ लोग जो अगर आवाज उठा रहे हैं, देयर शुड बी, हमारी जो इनर कॉन्साइंस है, हमारी बेसिक ईमानदारी है, जो कि आपने कहा, शैलेश ने कहा कि भरोसे की बात होती है ये, तो बेसिक ईमानदारी का पालन तो हम लोग सब कर सकते हैं। संगठन तो अभी भी हमारे पास जलेस और प्रलेस है ही ना, प्रगति नहीं। देखिए, ये ईमानदारी वाला मसला ऐसा है, ये सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये चलता नहीं है। हम मीडिया इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन का क्या हाल है, तो ये कहीं चलता नहीं है। हमें कुछ चीजों पर ठोस बात करनी पड़ेगी और ठोस उसके नियम बनाने पड़ेंगे, और उस दिशा में जब तक लेखक खुद संगठित होकर नहीं प्रयास करेंगे तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से शक शुबहे बनते रहेंगे। मेरी एक बात बताइए, संगठन का मतलब क्या एक संस्था ही होती है?
क्या सामूहिक आवाज को आप संगठन नहीं कह सकते हैं लेखकों का? सामूहिक आवाज आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगी, लेकिन जब आपको नेगोशिएट करना है किसी पब्लिशर से, तब तो आपको वहां पर एक खाके के साथ जाना पड़ेगा। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपका, जो आपकी आवाज बात रखे। ऑलरेडी जलेस और प्रलेस हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मजाक की बात है अलग ही, लेकिन वो अपने आप में सच बात है कि जो ये अभी मुकेश जी ने कहा कि जो आंकड़ों को वेरीफाई करने की बात है ना, एक तरीका ये भी है कि लेखक खुद छापे अपनी किताबें, तो वो बेटर जान पाएगा कि उसकी किताब सचमुच में कितनी कॉपी बिक रही है। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस वही है। बहुत सारे इधर मैंने देखा कि लोगों ने इस तरह के प्रयास। शैलेश जी, मैं इसको लेखक खुद छापे, लेखक क्यों छापे भाई? हम लोग आउटसोर्स करते हैं बिजनेस, राइट? कि मैं मान लीजिए एक मतलब वही आउटसोर्स करे, कहने का मतलब कि छापने का, जैसे हम खुद प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी है हमारे पास, हम उसको आउटसोर्स किए हुए हैं। तो वैसे ही आप भी, मतलब लोग आउटसोर्स कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं। नहीं, देखिए, या एक मिनट देखिए, एक मिनट, विशेषज्ञता का सवाल है। लेखक रचना कर में विशेषज्ञता रखता है, लेकिन वितरण का उसको जानकारी नहीं है, प्रिंटिंग की उसको जानकारी नहीं है, जिस तरह से किताबें छपती हैं उसके बारे में वो जानकार नहीं है, तो उससे क्यों अपेक्षा किया जाए कि आप किताबें भी छापें, किताबें बेचें भी? और कुछ लोग, ये प्रयोग हुए हैं और विफल भी हुए। लेखक संगठन, बहुत सारे लेखकों ने किए। लेखक संगठन तो ये काम कर सकता है कि मतलब हर तरह का भरोसेमंद एक यूनिट बना सकता है और उस पर ट्रस्ट करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए एक थोड़ा अधिक फुल प्रूफ की तरफ मतलब सिस्टम को लेके जा सकता है। जैसे मतलब मैं चुनौती दे रहे हैं लेखकों को। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। शैलेश जी, एक छोटा सा चंदन जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। लेखक खुद छापें, लेखक संगठन खुद छापें और करके देख लें, वापस उनको प्रकाशकों के पास आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो एक बेहतर सिस्टम बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो मतलब ईमानदारी या अविश्वास या इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पे भी हालांकि लेखक को ट्रस्ट ही करना पड़ेगा उस संगठन के लोगों पर कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब फिर भी उन पे उनका अधिक ट्रस्ट होगा क्योंकि ये उनके अपने लोग होंगे, ऐसा मानेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा इस पूरे प्रैक्टिस में जो अभी बातचीत हुई इंटरनेट पे, उसमें ऐसा लगा देख करके कि ज्यादातर लोगों ने मतलब एक नदी है जो मान लीजिए पैसों की नदी बह रही है या जो भी कह लीजिए, या पांडुलिपियों की नदी बह रही है, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें प्रकाशक दूसरी छोर पे खड़ा है और लेखक दूसरी छोर पे खड़ा है। दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों में कोई मित्रता नहीं है, दोनों में कोई भरोसा नहीं है। तो इसको हाँ जो भी है, तो इसका सोल्यूशन या तो यही हो सकता है कि एक इसका कोई ऑल्टरनेट हो। अब ऑल्टरनेट यही नहीं बनाएंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमेशा ऑल्टरनेट एक दूसरा व्यक्ति बनाता है, एक दूसरे तरह का सिस्टम किसी को बनाना पड़ेगा। वो चाहे लेखक संगठन बनाए, चाहे कोई एक अन्य प्रकाशक ही बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो वैसे ही निकलेगा रास्ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब सब चीजों का एक भरोसेमंद तरीका जो निकालना है वो लेखकों को आपस में मिल करके तय करना होगा। चाहे सांगठनिक रूप से करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई एक वर्चुअल संगठन बना के ही करें, जैसे भी करें, मतलब कोई जरूरी नहीं। जी, क्या लेखकों और प्रकाशकों का कोई इस तरह से मंच होना चाहिए जहां पर इस तरह की चीजों को डिस्कस करके एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट हो एग्रीमेंट का, या दूसरे जो चीजें हैं, नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उनकी किंडल और दूसरे ई बुक और तमाम चीजों की नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, उन सब को ध्यान में रखकर अब नए सिरे से प्रकाशक और लेखक के रिश्ते को आकार दिए जाने की जरूरत है। समय आ गया। मुझे लगता है कि जैसे पिछले अगर 100 सालों का इतिहास देखें आप, पब्लिकेशन 180 सालों का, तो ये झगड़े बहुत पुराने हैं। झगड़े पुराने से मेरा मतलब है कि मैं इसको मटियाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सारे उपायों पे हम बात कर रहे हैं वे सारे हुए हैं। मतलब प्रेमचंद के ज़माने से इतने बड़े बड़े लेखकों को अपना पब्लिकेशन स्टार्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद हुए, उपेंद्रनाथ अस्क हुए, बहुत बड़े से नाम है, मेरी जानकारी छोटी है इस मामले में, लेकिन बहुत लोगों ने प्रकाशन शुरू किया
और कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग, बहुत लोग असफल हुए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसमें डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। मेरा इसमें दूसरा एक, मैं जो सोच रहा हूं इन दिनों कि इसमें अब समय आ गया है कि जो जो जिसका एक्सपर्टीज है उसको करने दिया जाए, लेकिन जो एग्रीमेंट पार्ट है, और ये स्टेप वाइज ही होगा, उसमें सॉरी उसमें हस्तक्षेप के लिए लेजिस्लेटिव करेक्शंस की जरूरत है। जैसे आप, इसलिए मैंने जब अनुशक्ति ने कहा कि कोऑपरेटिव, तो मैं उस पर उतना ज्यादा अब यकीन नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव का अगर हाल आपको जानना है तो आपको अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरिया पढ़ना चाहिए, कि वो लोग, मतलब जो हम जिन कॉरपोरेट लूट्स की कहानियां पढ़ते हैं उसके भी कान काटने वाले उसमें खड़े हो जाते हैं। तो वो भी उतना करेक्टिव मोड मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ न्यूनतम तय होना चाहिए कि आप, जैसे मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट नॉर्मल इंडस्ट्री में कितना है, लेट से 25% और 30%, नॉर्मल इतना होता है, फूड इंडस्ट्री में 36% है, तो लेखक को इतनी रॉयल्टी की बात होनी चाहिए। आखिर में आपके पास, अभी आपने देखा गौरीनाथ जी ने एक पोस्ट लिखी थी, और आई थिंक पब्लिशर्स की तरफ से एकमात्र वही रहे जिन्होंने बड़ी ओपनली लिखा कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। उन्होंने लिखा कि 30% आपको इनको देना पड़ता है, 30% चपरासी को, 30% विभागाध्यक्ष को, इनको उनको सबको देना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन बस इतना रहता है कि जब जितना भी नाम आप जोड़ते जाएंगे, उसमें पॉइंट ये आएगा कि क्या केवल लेखक के लिए नहीं बचता है फिर पैसा? अगर सबको देने के लिए, पूरी दुनिया को देने के लिए पैसा है रिश्वत के नाम पर, वो सिस्टम जिसने भी शुरू किया वो जाने, क्योंकि लाइब्रेरी खरीद जो रही, जो सरकारी खरीद रही, उसने भारत में कम से कम हिंदी बेल्ट में तो, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि मेरे कुछ तमिलियन दोस्तों ने बताया कि कैसे बीच में प्रयास हुए कि क्षेत्रीय भाषाओं के बजट को हिंदी के लिए डाइवर्ट किया गया। तो हुआ तो वो राष्ट्रीय एकता के नाम पर, पता नहीं बड़ी बड़ी बातों के नाम पर, लेकिन उसका उपयोग इन्हीं सब खरीद बिक्री में लगा रहा। तो उससे, उस चीज ने वही प्रभाव पैदा किया जो एक समय अफीम युद्ध ने चाइना में किया था। वहां पर लोगों ने डोज देकर मार डाला, और यहाँ पर वो, अब लाइब्रेरी खरीद एक ऐसा नेक्सस बन गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक उसका नुक्ता बता रहा हूं मैं, कि उसके नशे में लोगों ने पेपर बैग निकालना ही बंद कर दिया था बीच में। वो तो जब नए लोग आने लगे हैं, या फिर जब बजट कम सिकुड़ा है, तो लोग पेपर बैग पे आए हैं। एक अलग एस्पेक्ट की बात है। मेरा इसमें कहना यह है कि इसमें एक, जैसे आप एमआरपी तय करते हैं, एमएसपी तय करते हैं चीजों का, वैसा ही अब वो कैसे निकलेगा मैं अकेले यहाँ बैठ के कैसे बता सकता हूँ, बट इसमें लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे बाकी चीजों पे अब ये बात इंटरफेरेंस की जो आप बात कर रहे हैं, कोई मंच बनेगा, कोई जाके बात करेगा, मुझे उसमें कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं दिखती है। नहीं, बात करने का मतलब, चंदन जी, बात करने का मतलब ये हुआ कि मंच बनने की बात भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का कोई अगर एक समूह है जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है, कोई एक मान लीजिए ट्रस्टवर्दी मतलब लॉयर्स या वकील का एक समूह है जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और वो आपके लिए मतलब लीगल टर्म्स नेगोशिएट करता है, तो वो तो आप कर सकते हैं ना, कि मतलब आप लेखक लोग आपस में मिलकर कि भाई हमारे 5 ऐसे भरोसेमंद लॉयर्स हैं जो हमारे हित में काम करेंगे, और सभी प्रकाशकों के साथ ये नेगोशिएट करेंगे कि भाई कोई लेखक है, उसकी किताब छप रही है, तो उसमें ये बिंदु तो उसी के पक्ष में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने मतलब आपने एक बार लिखा भी था, मैंने पढ़ा था आपका एक स्टेटस, वो 15%, 18% या 20% इस तरह का की जो बात थी, मतलब परसेंटेज की। तो जैसे मैं आपको अपना कैलकुलेशन बताता हूँ कि आमतौर पे हम अपनी किताबों की कीमत, जो हमारी प्रिंट लागत है, मतलब केवल मुद्रित लागत, उस मुद्रित लागत में संपादन का खर्च, भंडारण का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और अन्य खर्च नहीं जुड़े हुए हैं, केवल और केवल छपाई का खर्च जो है, उस छपाई के खर्चे के अनुपात में 5 गुना से, मतलब 4 से 5 गुना की एमआरपी रखते हैं। इसके बावजूद भी
हमें डिस्ट्रीब्यूटर को, जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे ऑफलाइन कर रहा है चाहे ऑनलाइन कर रहा है, उसमें 50 से 55% तक का डिस्काउंट देना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसका हम नाम नहीं ले सकते कि किसको हम 55 दे रहे हैं, किसको 50 दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें 55 भी देना पड़ रहा है और मिनिमम 50% डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक किताब का मूल्य 100 रुपए है, 200 रुपए है और हमारी 50 रुपए उसकी प्रिंट लागत है, तो हमारे पास अधिकतम 90 रुपए के आसपास ही आएगा अगर 55 वाले कैलकुलेशन देखें, और अगर 50 वाले से देखें तो 100 रुपए आएंगे, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन और उसकी इन्वेंट्री का, जहां आप रखेंगे उसका एक किराया देंगे, वो उसका खर्च अगर आप 10 रुपए भी जोड़ें तो 60 रुपए इसका खर्च हुआ। अगर आप अपने एडिटोरियल का खर्चा अगर दो बारी का आप प्रूफ रीडिंग एडिटिंग भी करा रहे हैं और उसको भी अगर आप औसत 10 रुपए भी निकालें तो 70 रुपए हुए, और इसके बाद अगर आपके पास 20 रुपए बचे, जिसमें से कि आप लेखक को 10% की रॉयल्टी दे रहे हैं, तो 20 रुपए उसको चले गए। तो हमारा तो कैलकुलेशन ये है कि हम 1000, 1500, 2000 कॉपी में हमारे पास एक भी रुपए नहीं आते हैं। वो रुपए ही तब आते हैं जब उसके नंबर्स बड़े हों। तो जो आप बात कर रहे थे कि मतलब 15 या 18%, आप ये भी कह रहे हैं कि उसी को 35% क्यों नहीं दे दिया जाता। उस 35% को अगर देंगे तो किताबों की कीमत जो हम 200 रुपए रख रहे हैं उसकी कीमत 500 रुपए में होगी। आप अगर नॉर्मल गणित अगर कोई भी जानता हो तो आप करके देख सकते हैं, इतनी गणित तो सभी को आती होगी। तो 500 रुपए की कीमत में क्या हमारा समाज 500 रुपए की कीमत का पेपर बैग लेने को तैयार है? मेरा सवाल है, जी, आप कहते हैं 1000, 1500 में आपके पास कुछ नहीं बचता है। प्रकाशक तो पहले 500 कॉपीज का संस्करण निकालते हैं, 500 कॉपीज के अलावा संस्करण अब उस पे भी मैं आता हूँ। देखिए, कॉपीज का संस्करण निकला, जब इतना घाटे का सौदा है, 500, तो आप एहसान क्यों करते हैं लेखक को कुछ आप कर? नहीं, कोई एहसान कहाँ कर रहा है? नहीं, एहसान करने की तो बात है। हमारे लिए तो अनुशक्ति, ये तो सर्वाइवल का मसला है, एहसान नहीं, पहचान का मसला है। मतलब हम खड़े ही तब होंगे ना जब हमारे पास किताबें होंगी, और किताब तरह तरह की किताबें होंगी, तरह तरह के लेखक होंगे। हमेशा आप कमाते नंबर्स में हैं, बड़े नंबर में। मतलब कि आप साल भर में अगर मान लीजिए कि अगर हिंद युग साल भर में 2 लाख कॉपी बेचता हो, तो उन 2 लाख किताबों में से 1.5 लाख किताबों में वो प्रॉफिट में होगा और 50,000 किताबों में वो माइनस में होगा। तो ओवरऑल तो वो प्रॉफिट में है। मैं आपको एक सिंपल जी मेरा भाई इसका मतलब ये है अनुशक्ति कि एक एक किताब में आप फायदे या नुकसान को जोड़ करके नहीं देख सकते। लेकिन जो भी प्रैक्टिस है, जो 10% या 12%, 15% या कोई जितना भी प्रतिशत दे रहा हो, वो प्रैक्टिस बुरी नहीं है। मैं ये बात रखना चाह रहा था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रैक्टिस बुरी नहीं है। अब मैं आती हूँ, ये कॉल ऑफ बिजनेस है कि आप हमेशा जो है वो ग्रेटर प्रॉफिट के चक्कर में जो क्या कहते हैं, जो स्मॉलर कैजुअलिटीज हैं, जो स्मॉलर लॉसेस हैं, उसको आप नहीं कंसिडर करते हैं। आप उसको ये कहते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही आप उसको जोड़ करके चलते हैं, या फिर टोटल आपका जो बिजनेस लागत है उसमें जोड़ करके चलते हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरा भाई जिस कंपनी में भी अच्छी में काम कर रहा है, उसकी जो बहुत सारे वो हैं, मतलब कपड़े हैं, वो विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े, अगर 5000 यूनिट एक्सपोर्ट हो रही है तो उसकी कंपनी 5500 यूनिट्स बनाती है। ठीक है, वो मान करके चलते हैं कि 10% डैमेज होगा, बर्बाद होगा, उसका किसी का हेम खराब होगा, किसी का ये खराब होगा, वो खराब होगा। ठीक है, आप उसको, तो क्या अब इस चक्कर में अब वो अपना 5500 बना करके चलते हैं, और वो कंपनीज जो है वो 5500 का वो इस तरह से उनको पैसे देती है कि 5500 का वो पूरा मतलब 5000 में के दिए हुए पैसे में 5500 का पूरा क्या कहते हैं मैनेज कर। अनुशक्ति जी, वही शैलेश जी कह रहे थे कि देखिए प्रोडक्ट भी अलग अलग है ना। अगर कोई शर्ट बाहर, कोई कपड़े बाहर बिकते हैं तो उस तरह से उनकी कीमतें होती है। जो हिंदी का पाठक है वो क्या महंगी किताबें खरीदने की तैयार, अगर 500 रुपए की किताब होगी तो खरीदे। जी नहीं अनुशक्ति, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा अभी, मतलब आप अपनी बात कहिएगा। जैसे देखिए क्या है कि जो किताबों, जैसे दुनिया भर में तमाम तरह के व्यवसाय हैं, उनमें किताब के व्यवसाय के साथ ये भी है कि किताबों का बिजनेस सेल ऑन रिटर्न है। मतलब बिजनेस में आमतौर पे ऐसा होता है कि हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी रिटेलर को जब हम किताब बेच रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हमने उसकी बिलिंग तो कर दी होती है, लेकिन वो हमें कभी भी रिटर्न कर सकता है उसको, और जब रिटर्न करेगा तब हम
उसको क्रेडिट नोट देना होगा। मतलब हम इतनी टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मेरा प्रकाशकीय अनुभव है कि मतलब मैं तो खुद भी प्रकाशक एक्सीडेंटली बना हूं, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता था प्रकाशन की दुनिया। अभी भी मुझे सामान्य जो अनुभवी प्रकाशक होंगे उनकी तुलना में 1/10 पता होगा या और भी कम पता होगा। लेकिन उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे लेखकों की दुनिया में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रकाशन की मतलब के तंत्र का ठीक ठीक कैसे चल रहा है, क्या क्या कहाँ पे अच्छाइयाँ, क्या कहाँ बुराइयाँ, कहाँ चैलेंजेज हैं, कहाँ पे मजा है, ये ठीक से बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे ज्यादा तो अभी ये जरूरी है अनुशक्ति कि लोगों को इस बारे में ही एजुकेट किया जाए कि मतलब तभी मुझे लगता है कि थोड़ा भरोसा भी होगा लोगों को। ये अभरोसा भी इस कारण से है क्योंकि मतलब लोगों को प्रकाशकों का भी कुछ भी पता नहीं। जी, चूंकि समय खत्म हो रहा है अनुशक्ति जी, बातचीत को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन ये कुल मिला के मामला ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे तंत्र की जरूरत है, एक ऐसे संगठन फोरम की जरूरत है जहां पर ये जो समस्याएं हैं प्रकाशक की और लेखक की और जो भरोसे का क्या संकट है, इसको निपटाने के लिए कोई पहल की जाए। ये नहीं तो ये बातें तो निरंतर चलती रहेंगी। प्रकाशक की अपनी चुनौतियां हैं, लेखक के सामने अपनी समस्याएं हैं। लेखक को पूरी जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही, या प्रकाशक के बारे में वो कुछ धारणाएं बना के रखा हुआ है, वो भी कितनी सही हैं। ये तमाम चीजें हैं जिन पर इस आधे पौन घंटे के प्रोग्राम में हम लोग बात भी नहीं कर सकते और उस पर किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन लबोलुआब ये है कि लेखक को उसकी रचना का पूरा पूरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उसे उसका देय मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी पहल प्रकाशकों की तरफ से भी होनी चाहिए और लेखक संगठनों की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। हाल में आए चुनाव नतीजे हिंदी भाषी समाज के बारे में क्या कहते हैं? क्या हिंदी भाषी समाज का विवेक हिंदुत्व से संचालित हो रहा है, जबकि हिंदी साहित्य समता, न्याय और स्वतंत्रता की वकालत करता है? वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में समाज और साहित्य के रिश्तों में बढ़ते विरोधाभास को रेखांकित कर रहे हैं। पेश है दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में हाल ही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनके जो नतीजे आए उनके कुछ भाषा और साहित्य के संदर्भ में पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि इन चुनाव के नतीजों से हिंदी समाज की क्या तस्वीर उभरती, कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभावशाली निर्णायक हिस्सा अब धर्म और जाति से संचालित है। उसकी राजनैतिक निर्णयशीलता भी धर्म और जाति से प्रभावित हो रही है। ये भी आंकड़े आए हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों 80% से ज्यादा लोगों ने हिंदुत्व के पक्ष में वोट दिया। यानी क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि इस बड़े सामाजिक हिस्से को बेरोजगारी, गरीबी, घृणा, भेदभाव, हिंसा, हत्या, बलात्कार की मानसिकता, जाति विद्वेष, सांप्रदायिकता आदि बढ़ने की कोई चिंता नहीं, और उसने समझबूझकर धर्म और जातिवादी समीकरणों के पक्ष में
अपना मत जिया। क्या इस परिस्थिति से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य अब प्रभावित रह सकता है? क्या हिंदी भाषा राजनीति द्वारा ज्ञान की निरंतर अवमानना, ज्ञान का विरोध, अज्ञान का महिमा मंडल आदि को स्वीकार कर रहा है? यानी हिंदी भाषा स्वीकार कर? क्या हिंदी भाषा का अधिकांश जो साहित्य रहा है और जो पिछले 70-75 बल्कि 100 वर्षों से स्वतंत्रता, समता और न्याय के पक्ष में संघर्षरत साहित्य रहा है, क्या ये मूल्य हिंदी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अब अमान्य है? यानी क्या हिंदी समाज, हिंदी भाषी समाज अब एक ऐसा समाज बन गया है जिसमें स्वतंत्रता जैसे मूल्य का कोई अर्थ नहीं, जहां समता का की आकांक्षा और सपना अब व्यर्थ हो गए हैं और जहां न्याय की अब कोई जरूरत नहीं? ये एक भयानक चित्र प्रस्तुत करता है हिंदी समाज का और हिंदी भाषा का। मैं कई बार ये कह चुका हूं पहले कि हम एक ऐसी विचित्र स्थिति में पहुंच गए हैं, इस विडंबना में फंसे कि इस समय हिंदी साहित्य हिंदी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि राजनैतिक अर्थ में भी स्वतंत्रता, समता और न्याय पर अपने मूल्याग्रह और सत्याग्रह के कारण हिंदी साहित्य हिंदी समाज का राजनैतिक प्रतिपक्ष बन गया है। ये बात सुनने में अटपटी लगी क्योंकि हम तो ये मानते आए हैं कि समाज में जो हो रहा है वही साहित्य में अंततः प्रकट होता है। आमतौर पे ये सही भी है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। कई ऐसे परिवर्तन होते हैं, कई ऐसी मूल्य दृष्टियां होती जो साहित्य में तो विकसित होते हैं, भले समाज में उनकी कोई खास जगह नहीं बन पाती। ये सवाल सोचने का है कि क्या हम हिंदी भाषी समाज में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां अब हमें साहित्य में फिर भी बचे, फिर भी चरितार्थ हो रहे, फिर भी जैसे तैसे रक्षित स्वतंत्रता, समता और न्याय के मूल्यों की कोई जरूरत नहीं रही। यानी एक अर्थ में हमारा साहित्य सामाजिक प्रासंगिकता के कगार पर पहुंच रहा है, तो दूसरे अर्थ इस समाज में जो पश्चगामी, जो पीछे देखू मानसिकता विकसित हो रही है, उसका यही साहित्य सबसे प्रखर और बहुस्तरीय विरोध कर रहा है। विधानसभा के चुनावों से जो नतीजे आए हैं उनसे इन नतीजों पर पहुंचना बहुतों को थोड़ी अतिरंजना लग सकता
लेकिन आप याद रखें कि हमारे समय में लगभग सब कुछ अतिरंजित हो चुका है, रूप भी, विद्रूप भी, कृति भी और विकृति भी। और इसलिए इस तरह की अतिरंजना अप्रासंगिक या अनावश्यक नहीं हो जाती। एक ध्रुवीकृत समय में हम अतिरंजना के माध्यम से चीजों को समझ और कह सकें। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने वीडियो स्तंभ में उन भोले मतदाताओं की बात कर रहे हैं जो मुर्गों की तरह ये भ्रम पाले रहते हैं कि उन्हीं के बांग देने से सुबह होती है, जबकि वो एक स्वादिष्ट भोजन के अलावा कुछ भी नहीं होते। देखते हैं ना काहू से बैर। रचना का शीर्षक है विद्रोही मुर्गा और समझदार आदमी। ये अभी जो चुनाव हुए तो बहुत आम आदमियों के भ्रम हो जाता है कि हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही चलाते हैं। जैसे मुर्गे को भ्रम हो जाए कि हम जब बांग देते हैं तो सुबह होती है। ये उस तरह से देखिएगा। तो मुर्गे ने आदमी को धमकाया कि देखो यदि तुम लोग मुर्गा खाना बंद नहीं करोगे तो मुर्गे भी बांग नहीं देंगे और इससे दुनिया में सुबह होना बंद हो जाएगी। हम बांग देते हैं तभी तो सुबह होती है। आदमी हंसने लगा, यार क्या आदमी हो तुम यार। उसने कहा मुर्गे से, तू स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोला भी बहुत है। बांग का भला सुबह होने से क्या संबंध? क्यों? हमारे बुजुर्गवार मुर्गा तो हमें बचपन से ही बताते आए हैं कि मुर्गा जब बांग देता है तब जाकर सुबह होती है। देखो प्यारे, आदमी ने समझाया, हर कौम में कुछ झूठ यूं ही बार बार मात्र कौम का मनोबल बढ़ाने के लिए बोले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बोला बढ़ता गया है यही झूठ फिर पारंपरिक विश्वास में तब्दील हो जाता है, जिसे पारंपरिक ज्ञान का दर्जा दिया गया है। तो मुर्गों के बीच एक भ्रम चल रहा है, जबकि हम आदमियों के बीच तो न जाने कैसे हजारों ऐसे भ्रम पलते हैं। तुम्हारा तो एक ही भ्रम है, मुर्गा मारने को तत्पर नहीं हुआ। नहीं, तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो। सच बात है, हमारी बांग से ही सुबह होती है। मैंने स्वयं देखा है, मैं तो रोज देखता हूं। इधर मैं बांग देता हूं, उधर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। यार मुर्गा, तू क्या भोला आदमी है। देख, मुझे सुबह सुबह हाजत आती है, मैं टॉयलेट जाता हूं। मैं कहूं कि मेरे टॉयलेट जाने से सुबह होती है और मैं जिस दिन भी टॉयलेट जाना बंद कर दूंगा उसी दिन से सुबह होना बंद हो जाएगी, तो मेरा सोचना मूर्खता है। मुर्गा मान हो गया, सोचता रहा यार क्या बात है। आदमी ने उसे आगे समझाया, देख मुर्गे, तू आदमियों को नहीं समझता। उसी ने चालाकी से ये भ्रम मुर्गों के मन में डाल रखा है। इससे क्या होता है कि सुबह सुबह अपने आप आदमी को पता चल जाता है कि मुर्गा है कहां। तुम सुबह सुबह बांग देकर स्वयं ही खबर देते हो कि मुर्गा किधर है और आदमी को छुरी लेकर किस दिशा में जाना चाहिए। बहुत ही दुखी हुआ मुर्गा। आज तक मैं तो इसी विश्वास और अभिमान में कलगी उठाकर शान से जिया हूं कि इस संसार में नित्य सुबह लाने वाला प्राणी मैं हूं और तुम मेरा विश्वास ही हिलाए दे रहे हो। देखो, ऐसा भ्रम ना पालो, और ऐसा भ्रम ना पाला जाए तो प्राणी जिए कैसे। तो ऐसे 50 भ्रम में आदमी जीता है। तुम्हें स्वयं पर गर्व ही करना है अगर मुर्गे, तो तुम इस बात पर गर्व करो कि तुम जैसा स्वादिष्ट और कोई प्राणी नहीं है। ये कोई गर्व करने की चीज है भाई। ये गर्व करने की बात इस तरह है कि तुम सदियों से आदमी के पेट की खातिर कुर्बानी देते आए हो। हम मनुष्यों के बीच कुर्बानी का बड़ा महत्व है। तुम अपने आप को एक शहीद मानकर गर्व कर सकते हो। तुम जो अगर आदमी होते तो इसी शहीदाना भाव के लिए कदाचित तुम्हारी बेवा मुर्गी या और अनाथ चूजों को ताम्रपत्र पेंशन वेंशन भी मिल सकती थी। तुम शहीद जरूर हो सकते हो। मुझे ये कुर्बानी नहीं देनी है। कहता मुर्गे की नाक कटाएगा क्या? उसने कहा आदमी का बस चला तो तुम मुर्गों की जात से बाहर कर देगा अगर तुम इस बात की बात करोगे।
तो उसने कहा मैं मुर्गों को समझाऊंगा, मैं मुर्गों को विद्रोह पे उतारू करूंगा कि आदमी के पेट में जाना उनकी नियति नहीं है। आदमी ने कहा तुम भोले हो मुर्गे, आदमी ने कभी आदमियों को एकजुट नहीं होने दिया तो तुझे मुर्गों को एकजुट करने देगा? आदमी बेहद शातिर शय है, वह एकता में ही शक्ति होने की बात तो खूब करता है, परंतु इसी कारण कमजोरों को कभी एक नहीं होने देता। ये नक्सली तेवर मुर्गों पर शोभा नहीं देते। मुर्गा चुप हो गया, घूरता रहा और जाने लगा। मुर्गों में ये विद्रोह होना ठीक नहीं, आदमी ने चिंतित होकर सोचा। पर अगली सुबह मुर्गे ने बांग नहीं दी। आपको भ्रम हो गया होगा कि शायद मुर्गे ने विद्रोह स्वरूप बांग देने से इनकार कर दिया होगा। नहीं, वास्तविकता ये है कि उसी रात क्रांति के मसालों में पकाकर मुर्गे को आदमी के डिनर में रख दिया गया था। मुर्गा विद्रोह करके अपना स्वाद बिगाड़े, उससे पूर्व ही उसे स्वाद रहते आदमी ने हलाल कर दिया था। आदमी विद्रोह बर्दाश्त नहीं करता, ना मुर्गों का ना आदमियों का। महाभारत के विभिन्न चरित्रों पात्रों पर ढेर सारा साहित्य रचा गया है, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, लेकिन शायद गांधारी एक ऐसा पात्र, एक ऐसा चरित्र है जिस पर स्वतंत्र रूप से कोई भी नाटक नहीं लिखा गया है। सुपरिचित कवयित्री सुमन केशरी ने इस कमी को भरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने नाटक गांधारी में गांधारी के चरित्र के बहुत सारी अंदरूनी परतों को उधेड़ने की कोशिश की है। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके नाटक गांधारी पर। सुमन जी, आपका ताना बाना में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप एक कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं, गांधारी पर नाटक लिखने का ख्याल कैसे आया? बहुत बहुत आभार ताना बाना में मुझे शामिल करने के लिए मुकेश जी, ये मेरा सौभाग्य है। और हाँ, मैं मूलतः कवि के रूप में जानी जाती हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं मूलतः जिज्ञासु हूँ और इसीलिए पढ़ना, लिखना, सोचना और कल्पना करना ये मेरी फितरत में शामिल है। और एक और चीज है जिसको मैंने कविता की शक्ल दी है कि मैंने ठान लिया है कि मैं वह सब कुछ करूंगी जो मैंने मान लिया था कि मैं कर नहीं सकती। और मुझे लगा कि एक कवि हूं मैं, बहुत संक्षेप में बातें लिखती हूँ, बड़े संश्लिष्ट ढंग से बात कहती हूँ, क्या मैं एक नाटक लिख सकती हूँ? तो महाभारत पे मैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों से काम कर रही हूँ और यह बात मुझे लगातार लगती रही कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये इस चीज के पीछे कारण क्या है। आप तो जानते ही हैं मुकेश जी कि हमारा समय प्रश्नों का समय है। हम लोग अनेक प्रश्न कहते हैं और सब किसी भी चीज को बिना प्रश्न उठाए स्वीकार नहीं कर लेते। ये जो हम लोगों का आधुनिक समय है, प्रश्नों का समय है। तो ये जब महाभारत पढ़ते हुए, उस पर विचार करते हुए अनेक मेरे मन में प्रश्न उठे और गांधारी उन्हीं प्रश्नों से जन्मा नाटक है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे सामने एक तरह से एक चुनौती थी कि एक कवि के तो हूं मैं, क्या मैं एक नाटक लिख सकती हूँ? तो एक चुनौती की तरह मैंने इसे लिया और मैंने नाटक लिखा। सुमन जी, महाभारत के बहुत सारे पात्र हैं जिन पर लगातार लिखा जाता रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी भी लेखक को उद्वेलित करने वाला पात्र है तो वो द्रौपदी है। खासतौर से अगर महिला लेखकों की बात करें तो, लेखिकाओं की बात करें तो द्रौपदी है, कुंती है, गांधारी क्यों? दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने कविताएं लिखी तो मेरी पहली कविता महाभारत पर जब मैंने लिखा तो द्रौपदी थी। मैंने कुछ सवाल उठाए, कुछ जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम से ही वंचित कर लिया। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, मतलब कृष्णा का, याज्ञसेनी, सभी नाम वस्तुतः विशेषण है या संबंध सूचक, मेरा कोई नाम नहीं। मैंने शुरुआत वहीं से की थी, द्रौपदी से। कुंती, और मेरी एक नई किताब आ रही है, बिल्कुल अभी आ जाएगी, कविताओं की, जिनमें मैंने महाभारत की अनेक स्त्रियों पर कविताएं रची हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगा कि गांधारी वह कैरेक्टर है जो इतनी महत्वपूर्ण है,
जिसको बार बार कहा गया कि उसने आंखें मूंद ली तो मतलब उसने उसने विवेक का प्रयोग नहीं किया, दृष्टि का प्रयोग नहीं किया। और मुझे लगता है कि हम स्त्रियां बहुत सारी चीजों पे आंखें मूंदे रहती हैं। घर में सुख शांति बनी रहे, जीवन मतलब व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, इसलिए हम आंख कान मूंद करके अपना काम करती हैं। तो गांधारी एक्चुअली इतने हजारों साल की स्त्रियों का मुझे लगा कि एक प्रतीक है। जब हमें खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए तब हम नहीं बोलती। ये हमारे आंख पर पट्टी बंधी हुई है, हमारे मुंह पर हम लोगों ने पट्टी बांध ली और कान को मूंद लिया है, ये बात है। और इसीलिए मुझे गांधारी ने निरंतर एक उद्वेलित किया, क्यों क्यों इतनी खूबसूरत स्त्री, गांधार नरेश की पुत्री, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों किया होगा उसने, वो क्या कारण रहे होंगे। ये तो नहीं सोच करके कि पति अंधा है तो मतलब उसने मतलब मैं बांध लूं, लेकिन उसके आपने नाटक अवश्य मैं जानती हूँ कि आपने पढ़ा है और आप देखेंगे कि मैंने उसमें कारणों की तलाश की है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से गांधारी ने पट्टी बांधा, और वो उस पट्टी बांधने से उसकी खुद कितनी वेदना हुई और कितने स्वगत कथन है इस बारे में उसके अपने। मुख्य कारण तो यही था कि वो धृतराष्ट्र को संतुष्ट करना चाहती थी, उनको प्रसन्न करना चाहती थी, और ये एक तरह से पुरुष सत्ता के सामने समर्पण था। एक तो कारण यह था, और दूसरा कारण यह था कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद, और ये बात मैं मतलब भीष्म वाले प्रसंग में है कि उसके मन में भी ये बात आ गई थी कि अगर निष्कंटक राज्य मिल जाए बिना युद्ध किए, युद्ध में तो जाने कौन मरेगा कौन क्या होगा और इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, निष्कंटक राज्य मिल जाए तो क्या बुरा। अगर मतलब आराम से कोई चीज मिल रही हो तो क्यों उसके लिए कष्ट उठाया जाए। तो एक तरह से आंख मूंद लेना गांधारी के इस पक्ष को भी सामने लेकर आता है कि खाली वो धृतराष्ट्र को खुश नहीं करना है, बल्कि यथास्थिति को स्वीकार करते हुए उसे बनाए रखना है, और आने वाले जो चुनौतियां हैं, आने वाले संकट हैं, उससे एक तरह से शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जो मुंडी है वो रेत में धंसा लेनी है, यह भी थी बात। जी, तो हम लोग अक्सर बात करते हैं धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की, यहाँ गांधारी का पुत्र मोह भी काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने दरअसल धृतराष्ट्र का तो पुत्र मोह इसलिए भी है कि वो स्वयं अंधे थे, तो उनको उस समय के नीति नियमों के अनुसार राज्य नहीं मिल सकता था। लेकिन गांधारी का पुत्र मोह एक तरह का है, और उसमें कहीं ना कहीं एक वेदना भी निरंतर उसका कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कैरेक्टर में वेदना भी है, उसके कैरेक्टर में विवेक के क्षण भी हैं, जबकि वो बार बार उनसे कहती है कि भाई जब भीम को वो लोग नदी में डुबो देते हैं विष खिला करके, तो वो उनको प्रताड़ित करती है, कई बार उन्हें प्रताड़ित करती है, कई बार उन्हें डांटती है, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं हासिल होता। उसे सपोर्ट ना तो पति का हासिल है जो सचमुच में पुत्र मोह में है। गांधारी उस तरह के पुत्र मोह में नहीं है जैसे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र है। लेकिन आपने अभी वेदना की बात की, मैं चाहूंगा कि कोई अंश ऐसा जो आपको लगता है कि आपके नाटक में गांधारी को सबसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है या उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है, आप उसका पाठ करें हमारे दर्शकों के लिए। दरअसल मैं बहुत सारी जगहों पर छोटी छोटी चीजें, लेकिन मैं एक हिस्से को पढ़ना चाहती हूँ, और वो हिस्सा है दरअसल भीष्म गांधारी संवाद का। मैंने इसमें बहुत सारे नए प्रसंग जोड़े हैं, क्योंकि हमारा महाभारत भी गांधारी को लेकर के काफी मौन है, मूल महाभारत भी बहुत मौन है, और जहां सब पुत्र मर जाते हैं तब वो वेदना जो उसकी है, जो उसका रुदन है वहां पर लंबे समय तक है, लेकिन तब वो रुदन है वहां पर। तो मुझे एक पूरा कैरेक्टर वो करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रसंग, नवीन प्रसंगों की भावना की है, जिसमें एक नवीन प्रसंग यह भी है गांधारी भीष्म संवाद। इसका कुछ हिस्सा मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, और इसमें मुझे लगता है कि वो कुछ प्रसंग आ जाएंगे, एक छोटा सा वो मिल जाएगा। भीष्म: यही तो चुनौती थी जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया था गांधारी, पर तुमने तो सबसे पहले अपनी ही आंखें बांध ली, एकदम दृष्टिहीन कर लिया तुमने स्वयं को। तुम्हें धृतराष्ट्र की दृष्टि बनना थी, पर तुम तो उसी पर आश्रित हो गई।
ऐसा नहीं था पितामह। आपको याद होगा कितनी ही बार मैंने दुर्योधन को धिक्कारा। भीम को जहर देने वाले प्रसंग में तो उसको प्रताड़ित भी किया, किंतु हर बार मेरा विरोध हुआ। दुर्योधन दुशासन मुझसे नाराज हो जाते थे, लेकिन महाराज तो अनुज पांडु का नाम लेकर के सीधा व्यंग्यवान छोड़ते थे। उन्हें लगता था कि मैं पांडु के प्रति आकर्षित हूं, छल कर रही हूं उनसे। आप नहीं जानते कि अनुज पांडु की मृत्यु के बाद भी वे ताने देने से कभी नहीं चूके। आप नहीं जानते पितामह, आप नहीं जानते। अरे क्या तुमने ये बात मुझे नहीं बतलाई? तब कहाँ चूक हो गई मुझसे? मैं बतलाती हूं सबसे बड़ी चूक आपसे कहाँ हुई। पितामह, जहां आवश्यकता थी वहां भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। द्रौपदी का अपमान होता रहा और आप चुप बैठे रहे। आप लोगों ने यह दृश्य देखा कैसे? आपने दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के सिर धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिए? आपने युधिष्ठिर को पत्नी को दांव पर लगाने से रोका क्यों नहीं? इसीलिए ना, आप इसीलिए चुप्पी साधे रहे ना कि एक स्त्री का अपमान हो रहा था। आप सभी के लिए हम स्त्रियां केवल स्त्रियां हैं। आपने हमें मनुष्य माना ही नहीं, अन्यथा आपने वह दुष्कर्म नहीं होने दिया। और आज आपका कुल जीवित होता, सभी तो मर गए। मेरे पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, बर्बरीक, घटोत्कच सभी मर गए। पितामह, आप चाहते तो संभव है ऐसा ना होता। पर गांधारी, चुप रहो। मैं किस अधिकार से हस्तक्षेप करता, उन्हें प्रताड़ित करता, जब स्वयं महाराज वहां मौजूद थे। और तुम भी तो तभी आई जब अपशकुन होने लगे। जो प्रश्न तुमने मुझसे किया गांधारी, वह अपने से भी पूछो। तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य थे। क्या तुम्हारे मन में पुत्र को बिना किसी बाधा के राज्य दिलवाने का लोभ न था? क्या तुम्हारे मन में कुंती के पुत्रों से ईर्ष्या न थी? अगर ऐसा होता तो द्रौपदी के वर देने के बाद जुए का आखिरी दाव न खेला गया होता। पितामह, एक बार तो मैंने जुआ रुकवा दिया था, भले ही अपशकुनों के भय से, और महाराज से द्रौपदी को वर भी दिलवा दिए थे। किंतु जब जुए का दूसरा आमंत्रण हुआ तो आप क्यों ना बोले? आप क्यों चुप हो गए? बेटा, इसी का तो दंड भोग रहा हूं, दे रहा हूं स्वयं को। यह जो बूंद बूंद रक्त बह रहा है, यह वही नमक है जिसका अब मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, ऋण चुका रहा हूं। मैंने हस्तिनापुर और राजा के एक ही मान लिया। मैंने सोचा राजा का साथ देना हस्तिनापुर का साथ देना है। यह कष्ट, यह वेदना, प्रतिपल मृत्यु का यह वरण, यही मेरा प्रायश्चित है, यही मेरा प्रायश्चित है। हम सब अपने किए का ही फल भोग रहे हैं गांधारी। अपनी शक्ति को तुमने नहीं पहचाना। तुमने धृतराष्ट्र और पुत्रों को अपने वश में न किया, भाई को भी कुछ न कहा, और मैंने भी तो अपनी श्रेष्ठता को न जाना, वरना मुझे तो धृतराष्ट्र को ललकार करके दुर्योधन और पांडवों के बीच में इस भूमि को बांट देना चाहिए था। लेकिन अब नहीं। अब आंखें खोलो गांधारी, आंखें खोलो, अपनी शक्ति को पहचानो। अब तो जो बचा है उसे नष्ट होने से बचा लो बेटी, अब बचा लो। ऐसा कहते हुए भीष्म गांधारी की आंखें खोल देते हैं। सुबह हो रही है, गांधारी देख रही है, देख पा रही है। ये है अंश। बहुत शानदार, आपने उसका पाठ भी बहुत ही जोरदार ढंग से किया, धन्यवाद। ये बताएं कि ये पूरा जो महाभारत है, अगर सबसे ज्यादा किसी महिला पात्र ने भुगता है अपमान के स्तर पर, तो द्रौपदी ने जो भुगता धृतराष्ट्र की सभा में, वो तो अपनी जगह पर है ही,
लेकिन एक माँ के 100 पुत्र युद्ध में शेष रहे, तो वो सबसे ज्यादा पीड़ा भुगतने वाली गांधारी रही। और गांधारी के बारे में आपने कहा कि महाभारत में उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इसको किस तरह से आपने देखा? मैंने असल में स्त्रियों की निगाह से एक तरह से महाभारत को देखने की कोशिश की है, क्योंकि अंतिम जो दृश्य है उसमें सारी स्त्रियां जो एक दूसरे से के खिलाफ हैं, और खास तौर से गांधारी के मन में द्रौपदी को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब एक वो है, और भानुमति जो दुर्योधन की मतलब पत्नी है, दुःशला के मन में कि इन्हीं की वजह से सारा वो नाश हुआ। तो अंतिम दृश्य में यह बात मैंने कहलवाई है कि दरअसल यह बात कि अंधे का पुत्र अंधा, यह बात किसी ने नहीं कही थी। अगर कोई हंसा था उस समय तो वो भीम था। जब दुर्योधन गिरा उसमें तो भीम हंसा था, ये बात किसी ने ना कही थी। और द्रौपदी का नाम लेकर के ये बात दुर्योधन ने इसीलिए कही कि स्त्री ये बात कहे तो ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक तरह से मेरा ये जो कथन है, मैं क्या द्रौपदी का अपमान तो हुआ ही, उसके 5 बेटे, 5 बेटे मर गए। अभिमन्यु मर गया, क्या उसका दुख कम था क्योंकि एक का 100 बेटा, एक का 5 बेटा? ना 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 ना, सबका दुख है। और सबके दुख को ये नाटक एक जगह कहता है कि कुछ भी हो, युद्ध हो या कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं हो, उसमें भोगना तो स्त्री को पड़ता है, चाहे वो शरीर में रेप की तरह भोगे, यानी कि उसका चीरहरण हो, या फिर लोग मर जाए और वो रोने के लिए बच जाए। पृथ्वी और स्त्री सबसे ज्यादा भोगती हैं सब चीजों, सब अत्याचारों को। ये जो जन्म देने वाली है, ये जो उत्पन्न करने वाली है, उसी को सबसे ज्यादा दुख है। और उसको सबसे पहले अपने विवेक को, अपनी शक्ति को, अपने साहस को जागृत करना होगा। गांधारी का आंखें खोल लेना, मैं कहती हूं कि हमें अपने विवेक को और अपने साहस को जागृत करना चाहिए। हर पर सवाल उठाने चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों कहा जा रहा हमसे ये? बिल्कुल, ये मेरा कहना है जी। क्या सुमन जी इसके बाद भी आप नाटक लिखती रहेंगी? मन तो है कि चुनौती तो आपने पूरी कर ली जी। हाँ, मैंने अपनी चुनौती तो पूरी कर ली, लेकिन मेरा बहुत मन है और मुझे सचमुच में कुछ और नाटक तो लिखने ही है, जरूर लिखने, और कुछ तो उसमें से महाभारत पर ही होंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी में वैसे भी नाटक कम लिखे जा रहे हैं, नाटकों के अभाव का रोना भी रोया जाता है, और अगर आप लिख रही हैं और भी लोग लिखेंगे तो ये हिंदी में नाटकों की जो विपन्नता है उससे दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका मुकेश जी, बहुत आभार। मित्रों, हम जानते हैं कि मुख्य धारा के मीडिया ने साहित्य और संस्कृति से कन्नी काट रखी है, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आई हैं जो गंभीरता से काम कर रही हैं और अच्छी सामग्री भी उपलब्ध करवा रही हैं। स्त्री दर्पण भी एक ऐसी ही डिजिटल पत्रिका है। आपको बता दें कि 100 साल पहले स्त्री दर्पण के नाम से ही एक पत्रिका शुरू हुई थी, और ये पत्रिका भी दरअसल उसी पत्रिका की परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक उपक्रम है। पेश है स्त्री दर्पण का एक संक्षिप्त परिचय। नमस्कार, क्या आप स्त्री दर्पण को जानते हैं? नहीं ना? तो मित्रों, आज हम आपको स्त्री दर्पण के विषय में बताते हैं। स्त्री दर्पण आज़ादी की लड़ाई में स्त्रियों की आवाज़ उठाने वाली पहली महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसकी संपादक रामेश्वरी देवी नेहरू थी, जो पंडित मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रजलाल नेहरू की पत्नी थी। यह वेबसाइट उसी पत्रिका की स्मृति में शुरू की गई है। इसका मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्त्रियों से संबंधित हर तरह का साहित्य उपलब्ध कराना है। सन 1909 में इलाहाबाद से 20 साल तक निकली इस पत्रिका के योगदान के बारे में हिंदी समाज भूल ही गया था। उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए हिंदी वेबसाइट स्त्री दर्पण लॉन्च की गई। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना सन 2020 में महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि पर की गई थी।
इस मंच पर अब तक करीब 50 से अधिक भूली बिसरी और समकालीन लेखिकाओं के जन्मदिन पर समारोह आयोजित किए जा चुके हैं और साहित्य से जुड़ी कई नई श्रृंखलाएं भी प्रारंभ की गई। स्त्री दर्पण ने कस्तूरबा गांधी, राजेंद्र बाला घोष, शिवरानी देवी, रामेश्वरी देवी नेहरू, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उमा नेहरू, कमला देवी चौधरी, चंद्र किरण सोनरेक्सा, कृष्णा सोबती, महाश्वेता देवी, इस्मत चुगताई, मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं से लेकर अनामिका और सविता सिंह के जन्मदिन पर भी कार्यक्रम आयोजित किए। हिंदी साहित्य में पहली बार इतनी लेखिकाओं के जन्मदिन पर कार्यक्रम किए गए। इसके अलावा स्त्री दर्पण ने लेखकों की पत्नियों पर भी एक श्रृंखला चलाई, जिसमें तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र, गोपाल सिंह नेपाली, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, नरेश मेहता से लेकर ज्ञान रंजन, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल और राजेंद्र दानी की पत्नियों के जीवन पर आलेख प्रस्तुत किए गए। स्त्री दर्पण ने 25 अफ्रीकी कवियत्रियों की कविताओं के अनुवाद भी एक श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही स्त्री दर्पण ने 25 समकालीन कवियों की कविताओं का पाठ भी आयोजित किया। इसके बाद प्रतिरोध की कविताओं की श्रृंखला भी चलाई गई, जिसमें 20 से अधिक महत्वपूर्ण कवित्रियों की कविताएं पेश की गईं। इसके अतिरिक्त बंगला कवियों की कविताओं के भी अनुवाद की श्रृंखला स्त्री दर्पण ने प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की स्मृति में 9 वरिष्ठ कवियों की प्रेम कविताओं का भी पाठ आयोजित किया गया। साथ ही दिवंगत कवि अज्ञे, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल की स्मृति में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व कवित्रियों की कविताओं पर भी एक श्रृंखला इस समय आरंभ की गई है। स्त्री दर्पण ने समकालीन कवित्रियों की प्रेम कविताओं के पाठ की भी एक सीरीज चलाई। इसके अलावा लेखिकाओं के रचना पाठ पर भी कई कार्यक्रम किए गए। पुस्तक परिचर्चा की श्रृंखला इस समय चल रही है। इस तरह डिजिटल साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में स्त्री दर्पण के माध्यम से एक नया प्रयोग आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। इसका उद्देश्य स्त्रियों से संबंधित हर तरह का साहित्य उपलब्ध कराना है। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।